सरदार भगत सिंह यानी एक ऐसा नाम जो 1930 के दशक में भारतीय युवा क्रांतिकारियों के नेतृत्वकर्ता बन गए थे। भगत सिंह की लोकप्रियता अपने चरम स्तर पर थी। भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता की पुष्टि हॉरेस विलियमसन, जो कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे, उन्होंने एक लेटर लिखा इंग्लैंड के नाम, और उस लेटर में यह मेंशन किया गया कि भगत सिंह की पॉपुलैरिटी कैसे इंक्रीज हो गई। और सबसे मुख्य बात तो यह लिखी गई कि भगत सिंह का पोस्टर हर गली हर मोहल्ले में था, और भगत सिंह की पॉपुलैरिटी स्वयं गांधी जी के लिए भी चुनौती बन गई। शायद यही चुनौती गांधी जी स्वयं भी स्वीकार न सके, और भगत सिंह की फांसी, जिसे 7 अक्टूबर 1930 में घोषित किया गया, और गांधी जी ने इसके लिए कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया। और इन सब के बावजूद कि भगत सिंह खुद भी गांधी को अपना नेतृत्वकर्ता मानते थे, 1920 में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो गांधी जी के साथ थे, लेकिन गांधी जी के कुछ मत से वो सहमत नहीं थे। वो देश को आजादी दिलाने के लिए क्रांति की भावना का समर्थन करते थे, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। शायद यही वो कारण था जिसके कारण गांधी जी उनका समर्थन करने को तैयार नहीं थे। ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को फांसी की सजा तो सुना दी, लेकिन एग्जीक्यूशन की डेट को निर्धारित नहीं किया। और इसका प्रमुख कारण था कि भारत के जनाक्रोश को समझना चाहते थे कि भारत में भगत सिंह की फांसी के बाद कितना प्रदर्शन हो सकता है, क्या आंदोलन हो सकता है। आखिरकार मार्च 1931 में भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा की तिथि भी सुना दी गई, और यह डेट थी 24 मार्च 1931। इसके बाद जो युवा क्रांतिकारी थे, युवा नेता थे, उनमें एक विद्रोह की भावना दौड़ गई, लेकिन वो यह समझ रहे थे कि गांधी जो सरकार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, वो भगत सिंह की फांसी के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए युवाओं द्वारा और जो एक आक्रोशित जनसमूह था उसके द्वारा शांतिपूर्ण हस्ताक्षर अभियान चलाए गए। वायसराय इरविन को भी अपना ज्ञापन सौंपा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी 20 मार्च 1930 को भगत सिंह की फांसी के विरोध में जनसभा भी की। कई युवा क्रांतिकारी नेताओं ने भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी रोकने के लिए कई व्यापक प्रदर्शन भी किए, लेकिन इन सब का कोई भी सार्थक परिणाम नहीं मिल सका। इसी बीच 5 मार्च 1931 को गांधी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें गांधी जी की कई मांगे थी। उन सभी मांगों को वायसराय के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, लेकिन इस मांग में कहीं भी भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा को स्थगित करने की कोई भी मांग गांधी जी के द्वारा नहीं रखी गई। लेकिन गांधी जी ने जनाक्रोश को समझते हुए युवा नेताओं से यह बात कही कि भगत सिंह की फांसी के लिए इरविन से बात हुई है, और इसके लिए कुछ उन्हें लिखित ज्ञापन भी वो देंगे। सभी युवा नेताओं को गांधी जी से बेहद उम्मीदें थी, लेकिन गांधी जी ऐसा करने में असफल रहे, और इसके पीछे का प्रमुख कारण यही था कि गांधी जी अपने बराबर कोई और नेतृत्व नहीं देखना चाहते थे। 24 मार्च को भगत सिंह की फांसी की डेट निर्धारित की गई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च को ही भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी जाती है, और इसकी जो खबर है वो जनता में 4 दिन बाद आती है, और ऐसा इसलिए ताकि जनता में एक व्यापक विद्रोह को रोका जा सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल में इस चीज को मेंशन किया है कि कैसे गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को इग्नोर किया। पेज नंबर 285 और 286 पर यह साफ तौर पर मेंशन किया है कि कैसे भगत सिंह को अनदेखा किया गया, खासकर गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोका जा सकता था। नेताजी ने गांधी जी को यह सलाह भी दी थी कि यदि इसके लिए गांधी इरविन पैक्ट को रद्द करना पड़े, यानी दिल्ली पैक्ट को कैंसिल करना पड़े, तो इसे आपको कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन गांधी जी भी अपनी हठ धर्मिता पे अड़े हुए थे। जब लोगों में यह खबर पहुंची तो उसी दिन सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी कराची अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे। कराची पहुंचते ही गांधी जी का स्वागत काले झंडे काले फूलों से किया गया, और वहां पर जो लोगों की भीड़ थी उसने गांधी वापस जाओ, गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस के इस अधिवेशन में भगत सिंह के फेवर में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें भगत सिंह और उनके साथियों की तारीफ की गई, उनकी प्रशंसा की गई, और गांधी जी ने इस रेजोल्यूशन का जबरदस्त विरोध किया। जब कुछ ही महीनों के भीतर मुंबई के गवर्नर पर फायरिंग होती है, तो गांधी जी ने भगत सिंह के फेवर में पास किए गए इसी रेजोल्यूशन को जिम्मेदार ठहराया। भगत सिंह के एग्जीक्यूशन के बाद गांधी जी के लिए नेतृत्व की अगली बड़ी चुनौती नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। भगत सिंह की प्रशंसा में पास किया गया जो रेजोल्यूशन था, उस रेजोल्यूशन को पास कराने में सुभाष चंद्र बोस की एक अहम भूमिका थी, और यहीं से गांधी और नेताजी के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो गए। 1938 आते आते यह मतभेद अपने चरम स्तर पर पहुंचने लगा, और 1938 में
सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चयनित किए गए। वो अगले 1 साल तक यानी 1939 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। कांग्रेसी नेताओं का एक बड़ा समूह नेताजी के फेवर में था और गांधी जी ने नेताजी के विरोध में अपना उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को बनाया। और पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस ये दो ऐसे उम्मीदवार थे जिनके बीच में ही कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को वोट करना था। चुनाव के नतीजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फेवर में थे, क्योंकि 1580 वोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फेवर में थे और 1377 वोट पट्टाभी सीतारमैया को मिले थे। लेकिन गांधी ने इस हार को पट्टाभी सीतारमैया की हार न मानकर अपनी एक बड़ी हार माना और गांधी जी और उनके सहयोगियों, जिसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी प्रमुख थे, उन्होंने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से इस्तीफा देने का निर्णय कर लिया और गांधी के कई अनुयायियों ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन नेताजी ने देश के नेतृत्व के इस बढ़ते विभाजन को देखते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इस प्रकार पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के समर्थन के बाद हार कर भी जीत गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत कर भी हार गए। तो ये था गांधी जी के सत्य का एग्जाम्पल। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद 1943 में बंगाल में एक भीषण अकाल बनाया जाता है, इसकी प्रमुख जिम्मेदार उस समय की ब्रिटिश सरकार थी और इस मानव निर्मित अकाल में 30 से 40 लाख भारतीयों की जान चली गई। और इतना बड़ा घटनाक्रम होता है और इस इतने बड़े घटनाक्रम पर गांधी जी और हमारे चाचा जी की कोई भी टिप्पणी नहीं आती है। कई इतिहास की पुस्तकों में इस भीषण अकाल का जिक्र भी किया गया कि कैसे लाशें सड़कों पर पड़ी हुई थी, कैसे भूखे पेट हिंदुस्तानियों की जान चली गई। और इसके पीछे की ब्रिटिश सरकार की वह नीति थी जिसके द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय अनाज को ब्रिटिश फौजों के लिए भेजा गया और ब्रिटिश फौज का एक बड़ा जत्था जो कि कलकत्ता में रुका हुआ था, वहां भी बंगाल के अनाज को ब्रिटिश फौज के लिए भेजा गया। क्या अंग्रेजों के द्वारा की गई हिंसा के खिलाफ हमारे सत्य और अहिंसा के पुजारी बापूजी को कोई आंदोलन नहीं करना था? ये सारे सवाल देशभक्त नागरिक और देशभक्त इतिहासकार आज भी पूछते हैं। यह वही समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार को भारतीय नेतृत्व की तरफ से एक समर्थन की जरूरत थी। इसके बाद 1946 में जब कांग्रेस से एक अध्यक्ष पद का चुनाव करना था, जिसमें यह निर्धारित था कि जब अंग्रेज पावर ट्रांसफर करेंगे तो उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जो इस चुनाव में जीत हासिल करेगा, यानी जो इस कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतेगा। इस चुनाव के दोनों ही उम्मीदवार गांधी के अनुयायी थे और एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू। 1946 के इस चुनाव में कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियों में से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व का समर्थन किया, तो वहीं 3 प्रांतीय कमेटियों ने 3 अन्य उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई। इसमें से किसी भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं भेजा। इसके बावजूद गांधी जी की यह इच्छा थी कि देश का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल न करके जवाहरलाल नेहरू करें और इसलिए गांधी जी ने अपने सत्य के सिद्धांत को एक बार फिर से ताक पर रखा और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष पद का जीता हुआ प्रत्याशी घोषित किया और इसके लिए उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव भी बनाया था। इसके बाद 12 जनवरी 1948 को गांधी जी 78 वर्ष की अवस्था में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और वे उन्हीं जिन्ना के लिए आमरण अनशन पर बैठे थे जिन्हें वे अक्सर भाई कहकर बुलाया करते थे। इस तरह वो पाकिस्तान को न्याय दिलाने के लिए अनशन पर तो बैठ गए थे, लेकिन विभाजन के बाद जब मुस्लिम लीग के हुकूमत वाली पाकिस्तानी सरकार ने भारत के हिंदुओं के साथ, भारत की अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जब शोषण किया, विभाजन के बाद पाकिस्तान से लाशों के सिवा शायद ही कुछ आया हो, इतनी विभीषिका मचाई गई पाकिस्तान के द्वारा, तो उस पर गांधी जी ने कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। उस सांप्रदायिक हिंसा के बारे में गांधी जी ने अपने जिन्ना भाई को कभी भी दोषी नहीं ठहराया। ये था गांधी जी के निष्पक्ष होने का सिद्धांत। और इसी आमरण अनशन की समाप्ति के पहले ही नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। हालांकि गांधी जी इनके सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से अंग्रेज कितना प्रभावित थे, जिसलिए वो देश छोड़कर जाने मजबूर हुए। इसके लिए हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ नॉर्मन स्मिथ, जो कि 1945 में इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनकी एक रिपोर्ट को आधार बनाया है। अपनी सीक्रेट रिपोर्ट में नॉर्मन स्मिथ ने कहा कैसे आजाद हिंद फौज के नेतृत्व ने
भारतीय युवाओं में एक जोश भर दिया है। और उन्होंने यह भी कहा कि इस बात को हल्के में रखने की भूल कतई ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बीबीसी चैनल को 1955 में एक इंटरव्यू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि यह आश्चर्य का विषय है कैसे इतने कम समय में ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने की बात को स्वीकार कर लिया। और उन्होंने यह भी कहा था कि हम इसे अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस सीक्रेट को ओपन करेंगे। और जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसमें उन्होंने यह मेंशन किया कि कैसे आजाद हिंद फौज के प्रभाव से कैसे सेना में विद्रोह की भावना ने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय नेतृत्व को, भारतीय नेताओं को तो संभाला जा सकता है, लेकिन भारतीय फौज की लॉयल्टी को नहीं खरीदा जा सकता है। यही एक प्रोमिनेंट रीजन था, यही एक विशेष प्रभाव था जिसके कारण अंग्रेज भारत छोड़कर जाने को मजबूर हुए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने हमारा ये वीडियो देखा। हमारा प्रयास यही था कि हम जो भी चीजें बोलें उसको फैक्ट के आधार पे बोलें, चाहे वो हैरोल्ड विलियमसन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लिखी पुस्तक हो, या फिर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए लेख हो। तो इसीलिए हमने इन्हीं सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को आधार बनाया, जिसकी सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से दे दी है। आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के रीजनेबल एनालिटिकल वीडियो मेरे चैनल पर ही आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।